Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the fifth chapter. The name of the chapter is Water from the Class 7 Social Science Our Environment book. तो जो भी बच्चे क्लास 7 के हैं वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स है, उसका अच्छे से डिस्कस किया जाएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। ओके, अगर पढ़ाई में किसी तरीके का सर्विस चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल द सर्विसेज आर पेड, सब में पैसा लगेगा। फ्री वाले भी है तो वो मैं चैप्टर के दौरान में बताते रहूंगा आपको। इसके अलावा जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेटेड रहे। मैं सब पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता हूँ, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। तो बच्चों जिनको आता है उनके रिवीजन, और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत, और जो पढ़ना ही नहीं चाहते वो यहाँ से वीडियो को ही स्किप कर दे। ऑलराइट, तुम्हारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 5 वाटर, और इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्लोसरी से। इंपॉर्टेंट टर्म दिया हुआ है यहाँ पे टेरारियम। ओके, टेरारियम इट इज एन आर्टिफिशियल इंक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। ये एक छोटा सा आर्टिफिशियल इंक्लोजर है, एक ह्यूमन मेड बंद जगह है जिसमें छोटे छोटे पौधे को घर के अंदर हम लोग उगा सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं टेरारियम। और तो उस ग्लोसरी के बाद एक एक्टिविटी दिया हुआ है यहाँ पे, मेक योर ओन टेरारियम। ओके, तो अपना टेरारियम बना सकते हैं हम लोग अपने घर में। तो यहाँ पे एग्जांपल इमेज में देख सकते हो कि कैसे एक शीशे के जार में टेरारियम बना करके रखा गया है। तो कैसे बनाना है इसको, फिल 1/4 ऑफ अ बिग जार विथ सॉइल एंड प्रेस इट वेल। एक बड़ा सा कंटेनर लेना है, जार लेना है, उसमें मिट्टी भरना है और उसको अच्छे से दबा देना है। पुट अ थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन टॉप ऑफ इट। अब वो जो मिट्टी है उसके ऊपर में छोटी छोटी थोड़ी बहुत हरा हरा घास डाल देना है। ओके, ह्यूमस यानी काय वाला घास है या फिर नॉर्मल वाला भी घास है, दूब जिसको कहते हैं, तो उस तरीके का भी अगर घास है तो उसको मिट्टी के ऊपर डाल देना है। प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट्स फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर वंस अराउंड देम। सबसे पहले जो बड़े बड़े पौधे हैं उस गमले में या उस जार में जो बड़े पौधे लग सकते हैं, तो सबसे पहले उनको लगाना है, फिर उसके आसपास में छोटे छोटे पौधों को। स्प्रे द अरेंजमेंट विथ वाटर एंड क्लोज द जार। अरेंजमेंट में मतलब वो जो जार में हम लोगों ने मिट्टी डाला, ह्यूमस डाला, प्लांट डाला, अब उसमें पानी का छिड़काव कर दो और उसको फिर ढक्कन लगा करके बंद कर दो। The water that evaporates from the leaves and soil condenses and falls back in the form of drops of water। तो वो वाटर जो कि उस मिट्टी में से, फिर पौधों में से और जो ह्यूमस है उसमें से भी जो इवापोरेट होंगे वो वापस जार में ही टकरा करके कंडेंस होकर के वापस जार में ही गिरते रहेंगे। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ अ टेरारियम, कि कैसे एक क्लोज एनवायरनमेंट में वाटर जो है वो सर्कुलेट होते रहता है और जो पौधों को पानी उसी तरीके से मिलता रहता है, बार बार पानी देने का जरूरत पड़ेगा नहीं। ऑलराइट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर को। When you think of water, what images come to your mind? जब तुम पानी के बारे में सोचते हो तो क्या तुम्हारे दिमाग में आता है? You think of rivers, नदी आता है दिमाग में। The waterfalls, झरने आते हैं। The pitter patter of raindrops, बारिश की बूंदों की आवाज जो टप टप गिरते रहता है या कसकस के झरझर करके भी जो गिरता है, उस तरीके से pitter patter of raindrops। वाटर इन योर टैप्स, तुम्हारे घर के नलों में जो पानी आ रहा है वो हो गया वाटर के बारे में। या किसी भी तरीके का पसीना आ रहा है तो वो भी वाटर के ड्रॉपलेट्स ही है। तो इस तरीके का भी जो मतलब कि पानी से रिलेटेड जो भी आता है, तो आगे भी डिस्कस करना अपने से भी। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पुडल्स। बारिश के समय में गड्ढों में जब पानी भर जाता है तो बच्चों को उसमें नाव चलाना पसंद है, और जिसको नहीं चलाना पसंद है तो यानी उसके अंदर का बचपना गायब हो चुका है उसी समय से। ठीक है, तो उसको मोटिवेट करो, बच्चों ने ज्यादा भी मोटिवेट करना, ठीक है, ज्यादा भी मोटिवेट नहीं करना, नहीं तो उसके पेरेंट्स आगे कहेंगे कि आपका बच्चा बिगाड़ रहा है। बाय नून द पुडल्स वैनिश, और यहाँ नून कहने का मतलब कि दोपहर होते होते या कुछ समय बाद तुम देखोगे कि गड्ढे में जो पानी भरा हुआ है तो वो पानी भी गायब हो जाता है। वेयर डज द वाटर गो, तो वो पानी गया कहाँ पे? द सन्स हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। सूरज की गर्मी की वजह से वो जो गड्ढे में पानी भरा हुआ था वो वापस एटमॉस्फेयर में चला गया। When the water vapor cools down, जब ये वाटर वेपर ठंडे होते हैं, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड। ठीक है, तो जब ये वाटर वेपर जो इवापोरेट होकर के अर्थ से एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद वो ठंडे जब हो जाते हैं तो वो बादल का रूप ले लेते हैं। ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट जो है वो सब आपस में कंबाइन होकर के, ठीक है बच्चों, तो इसको ये साइंस के पर्सपेक्टिव से भी इसको समझते चलना। ये एनवायरमेंट चैप्टर जो है हमारा साइंस से भी रिलेटेड है, बहुत सारी टर्म्स इसमें साइंस वाले भी मिलेंगे, तो उससे भी समझते चलना कि छोटे छोटे बारिश की जो बूंदे हैं जब आसमान में जाकर के जब ठंडा होकर के सब मिलने लग जाते हैं तो ये बादल का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्दर फ्रॉम देयर इट में फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, और वहां से फिर वो समुद्र में या फिर जमीन पे बारिश के रूप में गिर सकता है, बर्फ के रूप में गिर सकता है, या फिर बड़े बड़े ओलों के रूप में गिर सकता है। ठीक है, ओलों के रूप में यानी जो बारिश के समय में देखा होगा कि बर्फ भी गिरता है जो कि चोट भी पहुंचाती है, तो उस तरीके का भी फॉर्म में भी गिर सकता है।
द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। तो वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें वाटर जो है उसका फॉर्म जो है वो लगातार चेंज हो रहा है। अब फॉर्म लगातार चेंज होने का मतलब कि ओशन, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, इनमें से जो वाटर है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। एटमॉस्फेयर में ठंडा होने के बाद वो क्लाउड का रूप ले ले रहे हैं, फॉर्म ले ले रहे हैं। फिर वो क्लाउड जो है और ज्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर में जब मिल रहा है तो वो फिर वाटर आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट के रूप में प्रेसिपिटेट होकर के वापस धरती पे आ जा रहा है। तो ये प्रोसेस जो है सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ टू द एटमॉस्फेयर एंड अगेन बैक टू द अर्थ इज नोन एज द वाटर साइकिल। आवर अर्थ इज लाइक अ टेरारियम। हमारी धरती जो है एक टेरारियम, एक बड़े से टेरारियम की तरह है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। जो जो हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले या सैकड़ों साल पहले भी जो पानी पहले थी, तो वो पानी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बड़ा सा टेरारियम है वो उसी में घूमते रह रहा है। द वाटर यूज्ड टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा may have flowed down the Amazon River 100 years ago। अभी हो सकता है कि हरियाणा के खेतों में जो पानी चल रहा है, वहां के खेतों को पानी का सिंचाई के काम आ रहा है, हो सकता है कि वो पानी अमेरिका के अमेजन नदी में कभी बहा होगा। नहीं तो ये इस तरीके से हो सकता है कि वो पानी जो है दूर किसी दूसरे प्रदेश में, दूसरे देश में भी बहा होगा। द मेजर सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। जो फ्रेश वाटर्स यानी जो पीने लायक पानी है, इस्तेमाल करने लायक जो पानी है वो बहुत ही कम है, लेकिन उनके जो मेजर सोर्सेस है वो नदियां हो गई, तालाब हो गए, झरने हो गए और ग्लेशियर्स हो गए। द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। समुद्र हो गया, महासागर हो गया, उसमें जो पानी है वो नमकीन पानी है, खारा पानी है। द वाटर ऑफ द ओशंस इज सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट्स। ठीक है, महासागर के और समुद्रों के जो पानी है वो बहुत ही नमकीन है, खारे हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही अमाउंट में, बहुत ही ज्यादा मात्रा में नमक मिला हुआ है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। ठीक है, तो अब यहाँ ये मेंशन किया गया बच्चों कि मोस्ट ऑफ द सॉल्ट, अधिकतर सॉल्ट जो है वो, अधिकतर सॉल्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड है, या फिर कॉमन सॉल्ट जिसको हम लोग कहते हैं, जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये याद रखना कि मोस्ट ऑफ द सॉल्ट यानी कि सिर्फ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट। देयर आर ऑल्सो वेरियस फॉर्म्स ऑफ सॉल्ट, जो कि हायर क्लासेस में तुम साइंस में पढ़ोगे। ठीक है, तो सॉल्ट्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो इसमें से भी जो सोडियम क्लोराइड है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो कभी अगर समुद्र के पास जाना हो तो पी मत लेना उसको कि सोडियम क्लोराइड है, उसके अलावा भी उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा नहीं कि उसको खत्म पीना शुरू कर देना। ओके, तो अभी हम लोगों ने जाना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के बारे में, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं, सिर्फ वाटर के बारे में, और एक मैप दिया हुआ है, तो इसको तो मैं यहाँ पे रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो बच्चों इसको तुम लोग फिगर में अपने बुक में इसको अच्छे से रीड करना, इसको समझना। ठीक है, वर्ल्ड मेजर सीज, लेक्स एंड रिवर्स, दीज आर दी मेजर समुद्र हैं, प्रमुख समुद्र हैं, झरने हैं और नदियां हैं दुनिया के। तो इसको रीड करना, अच्छे से समझना। ओके, अब हम लोग आते हैं डू यू नो पे। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। सैलिनिटी यानी नमकीनपन, खारापन, किसी भी पानी का खारापन जो है वो डिपेंड करता है कि 1 लीटर पानी में कितना नमक उसमें पाया जा रहा है। ओके, इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर यानी 1 लीटर पानी में कितना नमक उसमें पाया जा रहा है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशंस इज 35 पार्ट्स पर 1000। तो औसतन जो अभी एवरेज सैलिनिटी है कि 1 लीटर पानी में, समुद्रों में या महासागर में, सब जगह का एवरेज निकाला गया है, तो ये पाया गया है कि 1 लीटर पानी में या 1000 ग्राम पानी में 35 ग्राम नमक पाया जाता है। ठीक है, तो अभी ये 35 ग्राम है, तो इसके बेसिस पे ये नहीं कि जाकर कि पीने लग जाना, उसमें इंप्योरिटीज भी है, तो उनको वो बीमार भी कर सकती हैं। ओके, हमारा अगला पॉइंट है, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे। डू यू नो डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। इजराइल में जो डेड सी है, मृत समुद्र है, तो इसमें 1000 ग्राम पानी में 340 ग्राम नमक पाया जाता है। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। तो इस जो तैराक है वो इसमें, या जो तैराक जिनको तैराकी भी नहीं आती है, तो वो भी इसमें तैरने का अच्छा खासा प्रयास करके तैर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डेंस है। डेंस मतलब कि नमक इतना ज्यादा प्रेजेंट है कि वो तुमको डूबने देगा ही नहीं, तुम उसके ऊपर तैरते रहोगे, लेकिन तुम्हारे बॉडी पे रैशेस भी आ जाएंगे और बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। हम लोग रीड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, तो वो किस किस तरीके से बटा हुआ है। We all know that 3/4 of the earth surface is covered by water। हम लोग सब जानते हैं कि हमारी धरती जो है उसका 3/4 हिस्सा, 3/4 पार्ट या फिर 71 to 75% कह ले, तो वो पानी से पूरा घिरा हुआ है।
इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, अगर धरती पे जमीन से ज्यादा और पानी हो जाए, वाई डू सो मेनी कंट्रीज फेस वाटर स्कार्सिटी, ठीक है, हो जाए नहीं, अगर धरती पे जमीन से ज्यादा पानी ही है तो बहुत सारे देशों को पानी का कमी क्यों झेलना पड़ता है? इसका रीजन है, इज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ, अच्छा इसका रीजन ये है कि सारा का सारा पानी जो है वो फ्रेश वाटर नहीं है। अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस, धरती पे जितने भी पानी है, तो यस ऑल द वाटर आर अवेलेबल टू अस, हाउ वी आर कंज्यूमिंग इट, वी आर कंज्यूमिंग इट डायरेक्टली और वी आर कंज्यूमिंग इट इन द कन्वर्टेड फॉर्म। इसीलिए बच्चों साइंस पे भी जोर दिया जाता है, ठीक है, साइंस पे भी जोर दिया जाता था कि नए नए तकनीक भी खोज सके, अगर नहीं खोज सकोगे तो जंगल बनकर के आदिवासी की तरह ही रहना फिर। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज, तो ये जो टेबल दिया हुआ है यानी धरती पे जो पानी के अमाउंट प्रेजेंट है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर परसेंटेज के बेसिस पे। तो किस तरीके से ओशंस, ठीक है, उस 75% में 3/4 पार्ट ऑफ द वाटर जो है, तो उस 75% में ओशंस पानी जो है वो 97.3% है, लेकिन जो कि खारा पानी है। अब खारा पानी में भी सब जगह का डेड सी की तरह खारा पानी नहीं है कि 1 लीटर पानी में 350 ग्राम नमक मिला हुआ है, ऐसा भी नहीं है सब जगह, लेकिन खारा का खारा पानी है। रेस्ट इज ऑफ द आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर, इनलैंड सीज, atmosphere, rivers, and you can see here that how small quantity of these fresh water are available to us, ये fresh water के कितने कम और कितने कम मात्रा में availability है हमारे लिए। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी, सी एक्टिविटी बॉक्स, तो एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को समझ पाएंगे। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कि हम तक पानी आते आते भी उस तक क्या कहाँ पे वो डिवाइडेड है। लेट अस सी दिस, टेक 2 liters ऑफ वाटर, 2 लीटर पानी लेना है, लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो धरती पे जितना भी पानी अवेलेबल है ऐसा समझो कि उस 2 लीटर पानी को एज्यूम करना है कि हमारे धरती पे अवेलेबल पूरा पानी है, ठीक है, समुद्र का भी, नदी का भी, झरने का भी, तालाब का भी, जो बरसने वाला उन सब का भी, इस तरीके बेसिस पे। मेजर आउट 12 spoons of water from this vessel into another bowl, तो ये 2 लीटर पानी में से 12 चम्मच गिन के, ठीक है, तो होम स्पून मीडियम साइज चम्मच को ही 12 चम्मच गिन करके पानी निकाल दोगे तो एक अलग कटोरे में निकाल लो। The water that is left behind in the vessel represent the salty water found in oceans and seas. अब ये 12 चम्मच पानी निकालने के बाद जो पानी बचा, जहां पे भी रखा हुआ था तुमने वो 2 लीटर पानी, ठीक है, तो उस 2 लीटर पानी में से 12 चम्मच पानी निकालने के बाद जो पानी बचा वो हो गया हमारा सॉल्टी वाटर, यानी जो समुद्र में या फिर महासागरों में पाया जाता है। दिस वाटर इज ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग, इट इज सलाइन एंड कंटेन्स सॉल्ट, तो ये जो समुद्र का पानी है वो तो कंज्यूम करने के लिए अच्छा है, सही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही सलाइन है, तो इसको हम लोग फिल्टर करके डिस्टिल करके इस्तेमाल में लाया जा रहा है आज के समय में। तो आगे क्या क्लासेस में इसको जानना रहेगा। The 12 spoons of water that was taken in a bowl is the total amount of fresh water on earth. तो वो जो 12 चम्मच पानी हमने निकाला था उस 2 लीटर में से, तो वो 12 चम्मच पानी कंपेयर किया जा रहा है बच्चों की धरती पे जितना पानी है उसके कंपैरिजन में, तो वो जो 12 चम्मच पानी है वो है टोटल फ्रेश वाटर का अमाउंट जो धरती पे अवेलेबल है, जो हम इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे भी तो वो सब कंज्यूम कर रहे हैं। जो द फिगर शोज अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फ्रेश वाटर, सी फॉर योरसेल्फ, तो ये फिगर है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है फ्रेश वाटर का। तो 12 चम्मच पानी में से 1 ड्रॉप जो है वो नदी का पानी एज्यूम्ड है, हाफ स्पून जो है ये फ्रेश वाटर लेक्स है, 2 स्पून्स है वो ग्राउंड वाटर है, एंड 9 स्पून्स जो है वो आइस कैप्स है। सो दीज आर द फ्रेश वाटर सोर्सेस अवेलेबल टू अस ऑन द अर्थ अपार्ट फ्रॉम द सी एंड ओशन वाटर। फर्दर, वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, पानी जो है वो जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, अगर नहीं जरूरी है तो तुम पहले ही मर चुके हो। यानी वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी, पानी हमारी प्यास बुझा सकती है जब भी हमें प्यास लगती है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली, तो क्या तुमको नहीं लगता है कि हम लोग एक कीमती संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं अगर वाटर को? मुझे तो नहीं लगता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि अवेलेबल है। मैं अभी राजस्थान में भी नहीं रह रहा हूँ, राजस्थान में भी रह रहा होता तो पानी इसी तरीके से रखता कि कमी नहीं लगता। यस, भले ही दूर दूर करके जाना पड़ जाता तो वो तो वहां का सर्वाइवल के लिए दूर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। राजस्थान के बारे में आपने जाना होगा कि डेजर्ट रीजन में सबको किलोमीटर्स तक जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। सो थिंक अबाउट दैट स्ट्रगल, ठीक है, कि उतना संघर्ष करने के बाद भी सबको यहाँ करके फिर आपके पास तो सब कुछ अवेलेबल है कि नल में से खोले पानी भी आ गया, कहीं दूर जाना भी नहीं पड़ा। तो बच्चों होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पानी लेने दूर नहीं जाना पड़ रहा है, तो वीडियो ट्यूटोरियल की मदद से आप अच्छे से समझिएगा, बुक भी अवेलेबल है, तो आपका ज्यादा समय पानी में ही ज्यादा समय नहीं जा रहा है, तो पढ़ाई में भी अच्छा ध्यान दोगे आप लोग, रिजल्ट भी अच्छा लाओगे,
और जेके ऑनलाइन क्लासेस को भी सपोर्ट करोगे कि यस वी हैव प्रोवाइडेड यू द बेस्ट नॉलेज। राइट, फर्दर वाई इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये कुछ क्वेश्चन है आपस में डिस्कस करना कि पानी हमारे लिए क्यों जरूरी है। सजेस्ट सम वेज इन विच वाटर कैन बी कंजर्व्ड, कुछ और तरीके बताओ जिससे हम लोग पानी को बचा सकते हैं इन योर होम और इन योर स्कूल। ये तो इसको डिस्कस करना आपस में तुम लोग। और ये जो दिया हुआ है ये न्यूज़पेपर के कटिंग्स हैं, ठीक है। द वाटर यू ड्रिंक, एवरी ड्रॉप काउंट, गंगा अमंग टॉप 10 डाइंग रिवर्स, मेनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट। बस जीके के पर्पज से याद रखना बच्चों, ठीक है, सिर्फ जीके के पर्पज से, और इसके अलावा और कहीं काम नहीं आएगा, क्योंकि कहीं काम कर ही नहीं पाएगा तू लोग फिर। डू यू नो मार्च 22 is celebrated as World Water Day when the need to conserve water is reinforced in different ways। ठीक है, तो ये भी एक जीके पॉइंट है कि मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ठीक है। उस दिन पानी को श्रद्धांजलि दी जाती है कि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, तो इसको भी जीके के पर्पज से याद रखना कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू रीड इज ओशन सर्कुलेशन, ठीक है। ओशन यानी महासागर, और सर्कुलेशन मतलब कि पानी का भी उसका जो घुमाव होते रहता है। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। अगर तुम सी शोर पे नहीं भी चले होगे, इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि समुद्र के किनारे में समुद्र के तट पे नंगे पांव चलने में कुछ जादुई है, ठीक है। अगर बच्चों तुम जो समुद्र के किनारे अगर रह रहे हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे बताने का कोशिश करना जरूर, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुम लोग समुद्र के पास रह रहे हो। और नहीं भी रह रहे हो तो नदी के तट पे अगर चले होगे या बालू पे भी चले होगे, रेत पे भी चले होगे, तो उस तरीके का फील आ सकता है कि कुछ अलग ही अनुभव होता है। द वेट सैंड ऑन द बीच, और यहाँ नदी के तट पे ज्यादा है कि गीली मिट्टी जो है समुद्र के पास में। द कूल ब्रीज, वहां की ठंडी हवा। द सी बर्ड्स, समुद्र के पास पाए जाने वाले जो पक्षी हैं। द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स, हवा में नमक की सुगंध और गंध, और जो लहरों की जो म्यूजिक है, ठीक है, म्यूजिक संगीत नहीं कि वहां पे आकर के आपटे आपटे चल रहा है या फिर कुछ भी, ठीक है, जो लहरों की आवाज है उसको यहाँ पे कहा जा रहा है म्यूजिक। एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग, तो ये सब फैसिनेटिंग कोई आर्टिस्ट लिखा है इसको, ठीक है। तो नॉट एवरीथिंग इज फैसिनेटिंग, हो सकता है कि बड़ा सा बाढ़ आ जाए और तुमको बहा करके ले जाए, ठीक है, तो वहां पे भी सतर्क रहना। नॉट एवरीथिंग इज फैसिनेटिंग। अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, तो तालाब और झरनों की तरह जो समुद्र, वहां की पानी जो शांत रहती है, समुद्र की पानी जो वो शांत नहीं रहता, उसमें हमेशा लहर उठते ही रहता है। ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूअसली, ठीक है, समुद्र और महासागर के पानी जो है वो हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे। तालाब का पानी एक बार स्थिर भी दिखेगा, नदी का पानी भी स्थिर नहीं रहेगा, लेकिन वो भी थोड़ा काम दिखेगा इन कंपैरिजन टू दी ओशन एंड सी। इट इज नेवर स्टिल, महासागर का पानी कभी भी शांत नहीं रहेगा, कभी भी शांत नहीं रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि किनारे पे उसकी लहरें तेज है, लेकिन बीच में जाओगे तो वहां पे शांत है, तो ऐसा भी होता है। जरूरी नहीं कि पूरा महासागर में ही एक ही बार में पूरा बड़ा बड़ा लहर उठा हुआ है, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का मूवमेंट ऑफ वेव्स भी दिखते हैं ओशंस में और सीज में। The movements that occur in oceans can be broadly categorized as waves, tides and currents। तो समुद्रों में, महासागर में जो मूवमेंट दिखता है इन पानियों का, तो इसे हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे वेव्स हो गए, टाइड्स हो गए और करंट्स हो गए। तो हिंदी में तो वेव्स को भी तरंग कहेंगे, टाइड्स को ज्वार भाटा कहेंगे और करंट को लहर कहेंगे। ओके, तो अगर कुछ गलत कह रहा हूं मैं हिंदी में बच्चों तो इग्नोर करना इसे, या फिर वेबसाइट पे जाकर के मुझे मेंशन करना कि मैंने गलत बता दिया था, मुझे हिंदी उतना ध्यान नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एक इमेज देख सकते हो, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन का, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशन, पैसिफिक ओशन, और पूरा नीला नीला पूरा दिख रहा है। ऑलराइट, तो अब हम लोगों ने देखा कि इस ओशन में किस तरीके से वाटर के मूवमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। अब हम लोग इन्हीं 3 कैटेगरीज को और डिटेल में जानेंगे। उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, डू यू नो के फॉर्म में। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। देखिए, लहरें तब बनती हैं जब हवा समुद्र के सतह को खरोंचती है, ठीक है। खरोंचती है मतलब कि तुम लोगों ने देखा होगा कि जब तेज आंधी चलती है तो वो उन आंधी में जो धूल के कण हमारे स्किन को जब टच करती है तो पता चल रहा है कि हाँ धूल के कण हमें छिल रही हैं। ओके, अगर नहीं एहसास हुआ है, इस तरीके का फीलिंग नहीं हुआ है बच्चों, तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना फील हुआ होगा। ओके, इतना आई एम श्योर कि फील हुआ होगा। या फिर लू को भी एग्जांपल ले लो कि जब लू चलती है, गर्म तेज हवा चलती है, तो वो हवा भी हमारे चमड़ी को जब छूती है तो एहसास होता है कि हाँ वो हवा यहां से गुजरी है, इस तरीके से गुजरी है। और अगर नहीं एहसास हुआ है तो तुम डेड हो बच्चों, में कुछ नहीं कर सकता यार।
ठीक है, तो वो अपने आप को पढ़ाई में मजबूत रखना है तो नेचर से भी जुड़े रहना पड़ेगा, खाली किताब में से कुछ नहीं मिलेगा तुमको। ओके, तो ये जो हवाएं हैं वो पानी के समुद्र के पानी को जो खरोचती हैं, तो मतलब हवा चल रही है तो जो ऊपर सरफेस में जो पानी है, लेयर पे जो पानी है, उसको भी अपने साथ उठाती हैं, अपने साथ भी बहा के ले जाती हैं। द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स, जितना तेजी से हवा बहेगा उतना ही तेजी से लहर भी बनेगा, उतना ही तेजी से वेव्स भी उठेंगे। सो वेव्स, आवर फर्स्ट पॉइंट, व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल्स ऑन द वाटर। ये तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि सब बच्चे समुद्र के पास खेले ही होंगे थ्रो बॉल को, ठीक है, लेकिन अगर समुद्र के पास खेलोगे और वो बॉल पानी में गिर जाए तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस, इट इज फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। तो ये देखने में मजा आएगा कि वो जो गेंद है कैसे वापस समुद्र के तट पे किनारे आ जा रहा है, लहरें उसे वापस जमीन पे ले आ रही हैं। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, ठीक है, तो जब समुद्र के पानी जो है वो एक बार उठ रहा है, एक बार गिर रहा है, एक बार उठ रहा है, एक बार गिर रहा है, दे आर कॉल्ड वेव्स, तब इसको हम लोग कहते हैं वेव्स। सो हियर वेव्स हैव बीन रिप्रेजेंटेड यूजिंग द इमेज की मदद से दिखाया गया है बच्चों, और वेव्स को अब तक तुम लोग समझ चुके होगे, ठीक है, कि कैसा कैसा होता है वेव्स। फर्दर ओके, आगे बढ़ने से पहले एक और इंटरेस्टिंग टर्म है यहाँ पे, डू यू नो सुनामी, अ जापानीज वर्ड दैट मींस हार्बर वेव्स। ठीक है, सुनामी एक नेचुरल डिजास्टर के लिए एक टर्म है ये, जिसका मतलब हो गया हार्बर वेव्स, एज दी हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज सुनामी। क्यों? क्योंकि समुद्र के तट जो हार्बर है, जहां पे बड़े बड़े जहाज आकर के लगते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय होना ही होना है। अगर सुनामी आएगा और कोई हार्बर नहीं डिस्ट्रॉय हुआ तो समझो कि वो सुनामी नहीं था, लहर उठा था। तो जब भी सुनामी आएगा तबाही मचना ही मचना है। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, एक तूफान के समय में, द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स। तो हवा जो बड़ी तेजी से चल रही है, बहुत तेजी से चल रही है, बहुत बड़े बड़े वेव्स बनाते हैं। These may cause tremendous destruction, जिसकी वजह से, और इन वेव्स की वजह से, ठीक है, ह्यूज वेव्स की वजह से जो बड़े बड़े लहरें होती हैं उनके कारण भी तबाही मचती है। जरूरी नहीं कि हर बार सुनामी ही आएगा, हो सकता है कि तुम समुद्र के तट में रह रहे हो, तट के किनारे झोपड़ी बना करके रह रहे हो, किसी समय में एक बड़ी सी लहर आकर के तुम्हारी झोपड़ी के साथ तुमको लेकर के चल गया, ठीक है, तो वहां पे हो गया तुम्हारा काम खत्म। तो इस तरीके की लहरें भी उठती हैं, जरूरी नहीं कि हर बार सुनामी के नाम से ही डिवास्टेशन होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। An earthquake, a volcanic eruption, or underwater landslides can shift large amounts of water, ocean water. ओके, तो चाहे वो भूकंप की मदद से हो, अर्थक्वेक की मदद से हो, समुद्र के नीचे में वोल्केनिक करप्शन, ज्वालामुखी फटने की वजह से हो, या फिर जमीन के अंडर वाटर, समुद्र के नीचे ही जमीन का स्लाइडिंग, ठीक है, लैंड स्लाइड समुद्र के नीचे ही हो, तो इसके कारण जो है बहुत सारे ओशन वाटर जो है वो शिफ्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 meter is formed. तो जब ये earthquake की वजह से, volcanic eruptions की वजह से, या फिर underwater landslides की वजह से बहुत बड़े बड़े लहर उठने लग जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सुनामी, और इन वेव्स का हाइट जो है वो 15 मीटर के ऊपर भी जा सकता है। तो 15 मीटर अंदाजा लगा लो बच्चों की कितना हो गया, अगर तुम्हारा हाइट 2.5 मीटर है तो तुम्हारा 7 गुना लगभग, ठीक है, 7 गुना से भी ऊपर। The largest tsunami ever measured was 150 मीटर हाई। तो अभी तक में सबसे ज्यादा लंबा वेव्स वाला जो सुनामी मेजर किया गया है वो 150 मीटर हाई, ठीक है, 150 मीटर लंबाई उसकी नापी गई है। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। और ये जो लहरें हैं इनका स्पीड भी बहुत तेज होता है, 1 घंटा में 700 किलोमीटर, ठीक है, 1 घंटा में 700 किलोमीटर मत समझ लो कि यूपी का एक कोना से, यूपी का ईस्ट कोना से लेकर के यूपी के वेस्ट कोना तक में पहुंच जाओगे तुम 1 घंटा में, अगर इतनी तेज वाली लहर उठेगी तो। The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India। 2004 में जो सुनामी आया था तो उसने एक बहुत ही ज्यादा तबाही मचाया था समुद्री क्षेत्र में, कोस्टल एरियाज में, तटीय क्षेत्र में इंडिया के। The Indira Point in the Andaman and Nicobar Islands got submerged after the tsunami। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड में, जिसे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया का कहा जाता था, तो इंदिरा पॉइंट वो डूब चुका था सुनामी में 2004 के सुनामी के बाद में। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, सुनामी द अर्थ पेंडोरियम। ओके, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग देख लें कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स को आगे। अभी हम लोगों ने जाना वेव्स के बारे में, और अब हम लोग रीड करेंगे टाइड्स। ठीक है, टाइड से पहले लेट अस रीड दिस सुनामी। ठीक है, जो सुनामी है इसी के बारे में रीड कर लेते हैं पहले। सुनामी द अर्थ पेंडोरियम, तो सुनामी जो कि धरती का तबाही मचाने वाला है। सुनामी और द हार्बर वेव्स
struck havoc in the Indian Ocean on the 26 December 2004। तो ये केस स्टडी है कि 2004 में जो सुनामी आई थी तो उससे कितनी तबाही मची थी, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। The wave was the result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra। तो ये जो वेव्स थे ये एक भूकंप के कारण आया था, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फैक्टर्स हम लोगों ने देखा ऊपर में, अर्थक्वेक हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। लेकिन 2004 में जो सुनामी आया था ये भूकंप के कारण था, जिसका एपिसेंटर था सुमात्रा में। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वाज 9.0 ऑन द रिक्टर स्केल, और इस भूकंप का मैग्नीट्यूड जो तीव्रता नापी गई थी वो 9.0 नापी गई थी। एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट, देयर वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक। तो भारत के अंदर, ठीक है, अपने भारत के नीचे का जो जमीन है तो वो प्लेट जो है वो बर्मा प्लेट के पास चला गया था स्लाइड होकर के, तो इसके से एक भयानक भूकंप आया था। द ओशन फ्लोर वाज डिस्प्लेस्ड बाय अबाउट 10 to 20 मीटर एंड टिल्टेड इन अ डाउनवर्डली डायरेक्शन। ठीक है, तो ये प्राकृतिक आपदा है, ठीक है बच्चों, प्राकृतिक आपदा है। उसमें वो प्राकृतिक जब भी आपदा लाएगी तो ज्यादा से ज्यादा जान लेकर के ही जाएगी। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ था कि समुद्र को भी तबाह करने लग गया था। वो जो समुद्र के नीचे की भूमि थी वो हिल गई थी 10 से 20 मीटर तक पे, और अंदर की ओर धंस गई थी। A huge mass of ocean water flowed to fill in the gap that was being created by the displacement। ठीक है, तो ओशन का जो पानी था वो बहुत ज्यादा पानी है उस गैप को भरने के लिए आ गया था। This marked the withdrawal of the water mass from the coastlines of the land masses in the south and southwest Asia। तो जिसकी वजह से पानी जो है, सुनामी आने से पहले पानी जो है वो समुद्र की ओर पहले खींचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी गायब हुआ है, तो उसको भरने के लिए पानी वापस जा रहा होता है, और जब वो फिल हो गया होता है तो फिर वो बड़ा सा लहर का रूप लेकर के वापस कोस्टल एरिया में आता है और वहां पे सबको तबाह करके चल जाता है। ऐसा ही होता है। आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट, तो वही कि जब इंडियन प्लेट यानी इंडिया के नीचे का जो टेक्टोनिक प्लेट था जब वो बर्मा प्लेट के पास पहुंचा, उसको थ्रस्ट किया, द वाटर मास रश्ड बैक टुवर्ड्स द कोस्ट लाइन। तो वहां का जो गैप बन गया था, उस गैप को फिलअप करने के बाद तो जो पानी है वापस से फिर से इंडिया के समुद्र तट के पास आने लग गया। सुनामी ट्रेवल्ड एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर। और तो यहाँ पे स्पीड देखो कितना था, 1 घंटे में 800 किलोमीटर का जर्नी, इतनी तेजी से। मतलब अगर तुम खड़े हो तो खड़े रहोगे और अगली बार तुम पड़े रहोगे, इस तरीके का हाल रहेगा इस स्पीड से अगर पानी तुमसे टकराएगा तो। कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड कंप्लीटली वॉश्ड अवे। तो ये एक स्पीड था कमर्शियल एयरक्राफ्ट का, जो कि हवा में जब उड़ रहा है तो इतना स्पीड रहता है उसका, जो कि पूरा धुल चुका था। सम ऑफ द आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन, तो सम इंडियन ओशन में कुछ आइलैंड्स थे जिनको पूरा तबाह कर चुका था ये सुनामी। The Indira Point in the Andaman and Nicobar Islands that marked the southernmost point of India got completely submerged। जिसे इंदिरा पॉइंट, जिसे इंडिया का southernmost point, आखिरी किनारा कहा जाता था, तो वो डूब गया था ये 2004 के सुनामी के बाद। As the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Islands and the Sri Lanka, the wavelength decreased with decreasing depth of वाटर। तो जैसे जैसे वेव्स जो है अपने एपी सेंटर से दूर हटते चला गया, जैसे वो अंडमान निकोबार के आइलैंड की तरफ आया, श्रीलंका की तरफ आया, तो उसकी गहराई भी बढ़ती चली गई और वो वेव्स का लेंथ जो है वो डिक्रीज होता चला गया। द ट्रेवल स्पीड ऑल्सो डिक्लाइंड फ्रॉम 7 to 900 किलोमीटर पर आवर टू लेस देन 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वहीं जो ट्रैवल स्पीड, जो वेव्स का स्पीड जो था जब तक 700 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर पर आवर, 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था, उसका स्पीड भी कम होकर के अब 70 किलोमीटर पर आवर आ गया था। सुनामी वेव्स ट्रेवल्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर। सुनामी की जो लहरें हैं वो 3 किलोमीटर तक अंदर आ गई थी शहर में, फ्रॉम द कोस्ट, किलिंग मोर देन 10,000 पीपल एंड अफेक्टेड मोर देन लाख ऑफ हाउसेज। ओके, तो 10,000 से ज्यादा लोग को यहाँ पे अपना टाटा फिस हो गए थे और लाखों लोग घर भी उजड़ गए थे। इन इंडिया द वर्स्ट अफेक्टेड वर द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। भारत में सबसे ज्यादा असर जो हुआ था इस सुनामी का वो था आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी। तो ये सब केस स्टडी है बच्चों, ठीक है। इसको तुमको कैसे याद रखना है, बस इतना इंपॉर्टेंट जो जीके के पर्पस से याद रखना है कि भारत में सबसे भयानक सुनामी जो आया था वो कब आया था, तो 2004 में आया था। एपिसेंटर कहाँ था, तो सुमात्रा में था। और बस ये इंपॉर्टेंट जीके के पॉइंट्स से, ठीक है। और अगर ज्यादा रिसर्च करना रहेगा तो वो तुम अभी क्लास 7 में हो, क्या रिसर्च करेगा तू लोग, ठीक है। अभी आप लोग को रिसर्च करने का काम नहीं है, अभी आप लोग आपस में डिस्कशन कर लो, वही बहुत बड़ा रिसर्च कहलाएगा, ठीक है। अगर डिस्कशन करने भी नहीं आ रहा है
तब बच्चों अपने टीचर से कंसल्ट करो कि मैम हम बोल क्यों नहीं पा रहे हैं, मेरे पास वर्ड्स क्यों नहीं आ रहा है। तो या तो तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, या तो तुम कुछ पढ़ नहीं रहे हो, या तो तुम अपने से भी बोलने का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपस में पहले डिस्कशन करो, उसके बाद फिर कुछ कर पाओगे। While the earthquake cannot be predicted in advance, भूकंप को हम लोग एडवांस में जैसे अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, इट इज पॉसिबल टू गिव अ 3 hour नोटिस टू अ पोटेंशियल सुनामी। ठीक है, तो हम लोग अर्थक्वेक के बारे में तो अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सुनामी का लक्षण दिखने लग जाता है। ठीक है, पानी वापस समुद्र की ओर जाने लग जाते हैं, जानवरों में भी हलचल दिखने लग जाएगा, वो लोग भी बेचैन होकर के इधर उधर भटकने लग जाएंगे। तो इस तरीके के कुछ असर है जो कि दिखने लग जाते हैं। Such early warning systems are in place across the Pacific Ocean। कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है पैसिफिक ओशन में इंस्टॉल किया गया है, ताकि सुनामी जैसे या फिर समुद्र से रिलेटेड, समुद्र से होने वाली जो तबाही है उनके बारे में वार्निंग्स मिल जाती हैं। बट नॉट इन द इंडियन ओशन, तो इसको पैसिफिक ओशन में लगाया गया, इंडियन ओशन में नहीं। Tsunamis are the rare in Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to the Pacific। तो सुनामी इंडियन ओशन में है जो है वो बहुत ही कम पाया जाता है, लेकिन पैसिफिक ओशन में वो बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय सुनामी ऑन तमिलनाडु कोस्ट। तो यहाँ इमेज में देख सकते हो बच्चों कि कैसे गाड़ी गिरा हुआ है, पेड़ उखड़ा हुआ है। ठीक है, और बहुत मात्रा में पानी जो है वो समुद्र तट के पे आया हुआ है। The tsunami that ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004। तो ये जो सुनामी का इमेज दिया हुआ है दिसंबर 2004 में आया हुआ था, is the most devastating tsunami in the last several hundred years। और ये पिछले सैकड़ों सालों में आया हुआ सुनामी में से बहुत ही ज्यादा बड़ा सुनामी था। The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी और जीवन की जो क्षति हुई है, तो ये सब लैक ऑफ मॉनिटरिंग की वजह से, देख रेख ढंग से नहीं हो पाया था। The early warning systems and knowledge among the coast dwellers of Indian Ocean। चेतावनी, पहले से ही चेतावनी मिल सके कि सुनामी जैसा कुछ घटने वाला है, तो ये सब सिस्टम उतना एडवांस नहीं था पहले में, और जो था भी तो वो भी सही तरीके से उसका देखरेख किया नहीं गया था कि लोगों को जागरूक किया। तभी 10,000 लोग जो है उन लोगों की जान गई। ठीक है, जिनके लिए मैंने कहा अभी कि टाटाफिश हो गए थे, तो ये इस मॉनिटरिंग सिस्टम सही नहीं था, अर्ली वार्निंग सिस्टम सही नहीं था, तो 10,000 से ज्यादा लोगों की जान गई, लाखों घर उजड़ गए, तबाह हो गए। The first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastal region। तो सुनामी आने का सबसे पहला जो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं वो ये कि पानी जो है वो समुद्र तट से दूर सीधे वापस समुद्र की ओर जाने लग जाती है। फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव, और आती है जब वो वापस आता है समुद्र तट की ओर, तो वो अपने साथ भयानक तबाह मचाने वाला लहरें लेकर के आता है। When this happened on the coast, जब ये समुद्र तट पे होता है, कोस्ट पे होता है, instead of people going to high ground, they started assembly at the coast to view the miracle। और तो जब ये 2004 में इस तरीके का सुनामी आया था, तो जब इस तरह का घटना घटा, तो लोग ऊंची जगह पे जाने के बदले सब ये चमत्कार देखने के लिए समुद्र तट पे जमा होने लग गए थे। As a consequence, there was a large casualty of curious onlookers when the gigantic wave struck। तो जिसके परिणाम स्वरूप जब बड़ी बड़ी लहरों ने आक्रमण किया वापस, तो ज्यादा से ज्यादा लोग मारे गए थे इस सुनामी में। तो बच्चों, ये एक नेचुरल कैलेमिटी है, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वाटर, और सुनामी जो है रिलेटेड टू वाटर ही है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और अब हम लोग देखेंगे टाइड्स को। ठीक है, तो ये सुनामी रिलेटेड टू वेव्स। अब हम लोग अगला पॉइंट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइड्स। तो टाइड्स क्या कह रहा है? The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide। महासागर के समुद्र के पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना, दिन भर में कम से कम 2 बार ऐसा होना, तो इसको हम लोग कहते हैं टाइड। It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level। ठीक है, इसे हम लोग हाई टाइड कहते हैं जब पानी शोर को यानी समुद्र तट को ज्यादा से ज्यादा घेर लेता है और हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाता है। It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore। ठीक है, और ये लो टाइड कहलाता है जब पानी जो है लोवेस्ट लेवल पे गिरती है और समुद्र तट पे आके टकराती है। Further, the strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides। So these are the causes of tides। की tides कैसे होते हैं? तो जैसे waves के बारे में हमने जाना कि the winds scrape the surface of the ocean, seas, rivers, then the waves are formed। अब tides के पीछे का रीजन है कि ग्रेविटेशनल पुल, टाइड्स के पीछे का रीजन है ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून। सूरज और चांद से जो गुरुत्वाकर्षण ताकत जो उन्हें खींचती है, अर्थ के सरफेस पे खींचती है, तो इसकी वजह से टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। The water on the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force। तो धरती पे जो पानी है जो कि चांद के ज्यादा नजदीक है, तो वो चांद की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अट्रैक्ट होता है।
एंड कॉजेज हाई टाइड, और इसकी वजह से हाई टाइड का फॉर्मेशन होता है। During the full moon and new moon days, the sun, the moon and the earth are in the same line and the tides are highest. Okay, so these are the three conditions or three phases when there are high tides are formed, like full moon, new moon and न्यू मून डेज। ठीक है, सन और मून और अर्थ जब एक साथ में लाइन में लगे हुए रहते हैं, एक साथ एक लाइन में रहते हैं, तो हाई टाइड्स जो उस समय में फॉर्म होते हैं। These tides are called spring tides. So when during the tides which are formed during the full moon and new moon are known as the spring tides. But when the moon is in its first and last quarter, लेकिन जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, यानी 1/4 पार्ट में होता है, the ocean water get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and the moon, resulting in low tides. तो जो समुद्र का, महासागर का जो पानी है वो दोनों तरफ से खींचता है, सन की तरफ से भी और मून की तरफ से भी, और डायगोनल वे में। ओके, जब दोनों यानी मून जो है अपने क्वार्टर वाले पार्ट में होता है, तो ओशन वाटर जो है वो डायगोनली वे में अर्थ पे रोटेट होता है, जिससे लो टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। These tides are called neap tides. ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो हाई टाइड्स है उसे हम लोग स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं, और दूसरा टाइड जो है वो नीप टाइड्स कहलाता है। तो ये दो टर्म्स है इसमें, टाइड से रिलेटेड में, इसको याद रखना बच्चों, स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द full moon and new moon days, and neap tides are formed when the moon is in its first and half quarter, and that's all. इसमें याद रखो सिर्फ, और pull gravitational pull of sun and moon both attract to axis, therefore the water goes diagonally. Further, high tides help in navigation. जो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, ठीक है, तो इसको नेविगेशन में बहुत ज्यादा मदद मिलता है इससे। They raise the water level close to the shores. तो ये पानी की लेवल को बढ़ा देता है समुद्र तट के पास में। This helps the ships to arrive at the harbor more easily. तो जब बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, तो इसकी मदद से जो समुद्र में चलने वाले जहाज हैं, उनको समुद्र तट पे आने में बहुत ही आसानी हो जाती है। The high tides also help in fishing. High tides की मदद से मछली पकड़ने में बहुत मदद मिलती है। Many more fish come closer to the shore during the high tide. हाई टाइड के समय में बहुत सारी मछलियां जो हैं वो समुद्र तट पे आ जाती हैं, और कई बार तो ऐसे होती हैं कि मछलियां तट पे ही रह जाती हैं और पानी वापस चला जाता है। This enables fishermen to get a plentiful catch. तो जिसकी मदद से फिशरमैन जो मछुआरे हैं उनको बहुत सारी मछलियां पकड़ने को मिल जाती हैं। The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. अब ओशन में, सीज में, ये जो समुद्र वाटर का अप एंड डाउन हो रहा है, राइज एंड फॉल हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून and also of the earth, these rise and fall of the water is used to produce electricity, is used to generate electricity at some places. Alright, so these are the terms which we get to know in the about the tides. तो इसको हम लोग इमेज की मदद से समझ ले। नीप टाइड, okay, when the moon is in the quarter, when the moon is in the quarter, not in the straight line of the earth and sun. ठीक है, जब सन और अर्थ के साथ में स्ट्रेट लाइन में नहीं है, जब क्वार्टर में है तब, तो वेव्स जो है वो डायगोनली जाती हैं। तो आकार भी देख सकते हैं, इसको फिगर से अच्छे से समझना बच्चों, ठीक है। फिर स्प्रिंग टाइड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ फुल मून एंड न्यू मून, ठीक है, जब पूरा चांद होता है और जब पूरा चांद नहीं भी होता है तब, तो वो कहलाता है हमारा स्प्रिंग टाइड। ऑलराइट, फर्दर नाउ वी आर गोइंग टू रीड ओशन करंट्स। इससे पहले एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, एक्टिविटी के रिगार्डिंग है। Fill 3/4 of a bucket with tap water. 3/4 पानी में से भर देना है, नल के पानी से भर देना है बाल्टी को। Heat the water by putting an immersion rod on one side of the bucket. ठीक है, तो पानी गर्म करने वाला जो रड होता है उसको डाल करके, बाल्टी में डाल करके पानी को गर्म कर लो। On the other side, introduce an icy tray just removed from the freezer. और दूसरी तरफ में एक ट्रे जिसमें बर्फ जमा कर रखा हुआ था, उसको तुमने रखा हुआ था अगर, तो उसको भी रखो। Add a drop of red ink to observe the path of current बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। तो ये ड्रॉप डालना इंक का और देखना कि किस तरीके से वो पानी की लहरें हैं, ठीक है, पानी जो गर्म हो रहा था और आईसी ट्रे भी रखे हुए हो, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, तो वो जो इंक का ड्रॉप है उसका मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करना बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू रीड ओशन करंट्स, समुद्र की जो लहरें हैं उसके बारे में। ओके, टाइड्स ओशन में हो रहा है, वेव्स ओशन में उठ रहे हैं। अब ये उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जा भी तो रहे हैं, तो इसी को कहा जाएगा मूवमेंट ऑफ वन प्लेस टू अनदर करेंट्स। ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डिफिनिट डायरेक्शंस। तो ओशन करेंट्स जो कि पानी की लहरें हैं जो कि लगातार बह रही हैं ओशन के सरफेस से किसी एक डायरेक्शन की ओर में। द ओशन करेंट्स में बी वार्म और कोल्ड, पानी की लहरें जो हैं वो गर्म भी हो सकते हैं या फिर ठंडा भी हो सकती है। ओशन करेंट्स कैन बी मे बी वार्म एंड कोल्ड।
सी फिगर 5.6। तो हम लोग फिगर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी बच्चों, ठीक है। तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स। तो आमतौर पे यही होता है कि जो गर्म पानी है, ओशन करंट जो है, जो गर्म पानी की लहरें हैं, समुद्र के पानी की लहरें हैं, तो वो इक्वेटर पे बनती हैं और पोल्स की ओर मूव करती है। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर टू हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। वहीं ठंडी लहरें जो हैं वो पोलर से हायर लैटिट्यूड्स पे जाती हैं, तो ट्रॉपिकल या लोअर लैटिट्यूड्स पे आती हैं। दी हार्बर फ्रॉम पोलर, ठीक है, हायर लैटिट्यूड से ऊपर जो नॉर्दर्न पोलर रीजन जो है वहां से वो लोग ट्रॉपिकल रीजन में आती हैं कोल्ड करंट्स, और वार्म करंट्स जो है वो इक्वेटोरियल से पोलर रीजन में जाती हैं। द लैब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट while the Gulf Stream is a warm current। तो यहाँ पे दो करंट का नाम दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, लैब्राडोर ओशन करंट एंड द गल्फ स्ट्रीम। लैब्राडोर ओशन करंट इज द कोल्ड करंट एंड द गल्फ स्ट्रीम इज द वार्म करंट। ये दो स्ट्रीम का नाम है, दो करंट का नाम है, जो जिसका नाम है एक लैब्राडोर ओशन करंट एंड गल्फ स्ट्रीम। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। अब महासागर का जो करंट है, यानी जो महासागर में जो लहरें उठ रही है, तो वो उस जगह के टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। तो गर्म करंट जो है वो वहां के टेम्परेचर को गर्म कर देता है। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द, वो जगह जहां पे गर्म और ठंडी लहरें टकरा रही हैं, तो वहां पे मछली पकड़ने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह मिलता है पूरी दुनिया में। सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जांपल्स। तो समुद्र का क्षेत्र जहां पे वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स आकर के मिल रही हैं, तो जापान का रीजन हो गया या नॉर्दर्न अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट हो गया, तो उसको बहुत ही अच्छी एग्जांपल है जहां पे मछली के लिए बहुत अच्छा फेवरेबल कंडीशन बन जाता है। द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। तो वो जगह जहां पे वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं, तो वहां का वेदर भी क्या होता है, फॉगी, धुंधलापन, धुंध छा जाता है वहां पे, और वहां पे नेविगेशन में बहुत डिफिकल्टी होती है। मतलब कि अगर यात्रा कर रहे हो समुद्र में या महासागर में ऐसी जगह पे, तो वहां पे डायरेक्शन में किस सही जगह पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, उसमें भी दिक्कत आ सकता है। और लेट अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है। यही फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ओशन करंट्स। तो अलग अलग ओशन करंट्स का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, और जिसको ब्लू वाले को इंडिकेट किया गया है कोल्ड करंट से, एंड वार्म वाले को इंडिकेट किया गया है रेड कलर से। ठीक है, तो कोल्ड करंट्स, ऑल ऑफ दीज आर द कोल्ड करंट्स, यानी जो पोलर रीजन से ट्रॉपिकल रीजन्स में आ रही हैं, और जो इक्वेटोरियल रीजन से ट्रॉपिकल रीजन की ओर जा रही है, तो दीज आर दी वार्म करंट्स। बच्चों फिगर को अच्छे से समझना है, यहाँ पे रीड करना। और अब हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया, तो इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर डिस्कशन ऑफ द चैप्टर 5। नेम ऑफ द चैप्टर इज वाटर फ्रॉम द क्लास 7 सोशल साइंस आवर एनवायरमेंट बुक। तो बच्चों अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी उन्हें जरूर शेयर करना, ताकि उनको पढ़ाई में हेल्प मिल सके। तो जो चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था चैप्टर 5। और अगर पढ़ाई में किसी तरीके का सर्विस चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। पैसा लगेगा। फ्री वाले यही है कि अगर आपको चैप्टर में कोई डाउट आया है, ठीक है, तो वेबसाइट पे जाकर के इस चैप्टर के कमेंट सेक्शन में आप जाकर के अपने डाउट को पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वोरा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। मैं सबको कुछ ना कुछ अपडेट करते रहता हूँ। या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके, तो जिनको आता है उनको रिवीजन, और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।